नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गौड़ और स्वागत है आपका काइजन स्टडी चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस नई वीडियो सीरीज में हम दिन भर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं और साथ ही आपकी नॉलेज को भी अपडेट रखने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि एक स्टूडेंट, टीचर या अभिभावक के नाते आपको जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको ये जानकारी होगी कि पिछले साल 31 मई 2019 को के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय कमेटी ने एक ड्राफ्ट पेश किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उसको मंजूरी दे दी गई है। के कस्तूरीरंगन आपको पता होगा इसरो के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था। तब से दशकों बाद अब तक कोई मेजर चेंजेस इसमें हुए नहीं हैं, और अब जो चेंजेस हुए हैं वो बात करेंगे उसके बारे में भी। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देश को बधाई भी दी। और अब आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि आजकल वेरियस कंपटीशन एग्जाम हम देख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र के बारे में भी पूछ लिया जाता है किसी मंत्रियों के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एचआरडी मिनिस्टर हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। और अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के मूल विचार के बारे में। तो ये नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स के लर्निंग पर जोर देती हुई दिखती है। अब बात करते हैं बदलाव की। तो बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया है। अब एचआरडी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। मतलब कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। अब तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी का 4% तक होता था, और अब नई नीति के तहत 6% तक इसको बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। और अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में जो बदलाव हुए उनकी। तो देखिए, अब 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब तक क्या होता था कि कक्षा 10 के बाद 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम चुननी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब नई स्ट्रक्चर 5+3+3+4 के रूप में होगा। अब क्या होगा, 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए खेल खेल में उनको लर्निंग करवाई जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, और कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ सकेंगे या स्थानीय भाषा में पढ़ सकेंगे। इसी के साथ अंग्रेजी की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब किताबों का बोझ भी नहीं रहेगा। अब कक्षा 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट हो, और कक्षा 6 से ही कोडिंग भी सिखाई जाएगी। और अब लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड भी बन जाएगी, और नए सिरे से सिलेबस डिजाइन किया जाएगा जो कि पूरे देश में लागू होगा। अब बात करते कक्षा 9 से 12 के बारे में। कक्षा 9 से 12 में एक समान सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाया जाएगा, गहराई से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें भी अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। जैसे कि अब तक हमें चुनना पड़ता था साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है, वह चाहता है कि मैं आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो ये भी कर सकता है। और इसी के साथ अब म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, योगा जैसे अन्य विषय जो थे, ये अब तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ करते थे। इन्हें को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डाला गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब इनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ये को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहलाएंगे। कुल मिलाकर अब रटकर परीक्षा पास करने वाले जमाने गए। क्यों? क्योंकि अब जो असेसमेंट होगा वो भी 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनेंगे, जिसमें केवल पढ़ाई पर ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और भी अन्य चीज़ें हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाई जाएगी। और बोर्ड की परीक्षाओं में भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। अब तक क्या होता था, बोर्ड की परीक्षा एक बर्डन होती थी स्टूडेंट्स पे, तो अब वो बर्डन नहीं रहेगी, उनको सेमेस्टर बेस भी किया जा सकता है। और
उनको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बेस भी बनाया जा सकता है। कई मेजर चेंजेस हो सकते हैं इनमें। और अब बात करते हैं असेसमेंट की। अब असेसमेंट का प्रोसेस ऐसा होगा, स्टूडेंट खुद का सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे, उनके जो सहपाठी है वो भी उसके लिए असेसमेंट करेंगे और टीचर भी असेसमेंट करेंगे। इस तरह से असेसमेंट होगा, मतलब व्यक्तिगत असेसमेंट भी होगा। इसमें आप खुद जान सकेंगे कि मुझे कितने अंक मिलने चाहिए, मैं कितना कैपेबल हूँ, और मतलब इसको बहुत ही विस्तृत कर दिया गया है। और असेसमेंट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2023 तक टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी नए असेसमेंट सिस्टम से हैबिचुअल करवाने के लिए। और साथ ही डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा और नई लाइब्रेरीज भी खुलेगी, लाइब्रेरी भी खुलेगी, ई लाइब्रेरी भी खुलेगी। इस तरह से और इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा। और अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। अब अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम होगा। मतलब कि कोई 3 या 4 वर्ष का कोर्स कर रहा है अंडर ग्रेजुएशन, तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ न जाए। यदि वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दें तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ में न जाए, इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र नीति लाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि 1 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो बैचलर डिग्री दी जाएगी, और 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। बीए, बीएससी जैसे पाठ्यक्रम जो होते थे 3 साल के होते थे, अभी भी 3 साल का ही हैं। किन के लिए? जो वोकेशनल पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, मतलब कि नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो 3 साल की होगी। और यदि कोई रिसर्च के पर्पज़ से पढ़ रहा है तो उन्हें 4 साल में ये कंप्लीट होगा। तो ये एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है कि यदि कोई रिसर्च पर्पज़ से बीए, बीएससी कोई ग्रेजुएशन करता है तो वो 4 साल की हो जाएगी, जो कि 3 साल की थी। ठीक है। और अब बात करते हैं, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, 4 साल की पीएचडी, और इसी के साथ अब क्या होगा, एमफिल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम होगा। जिस प्रकार स्कूल एजुकेशन में था वैसे भी यहाँ स्ट्रीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको कोई बाध्यता नहीं है कि इसी स्ट्रीम में पढ़ना है, आप मनचाहा सब्जेक्ट यहाँ भी चूज़ कर सकेंगे। और ग्रेडेड सिस्टम होगा। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए अब तक अलग अलग रेगुलेटरी थी, अब उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल रेगुलेटरी बना दिया जाएगा। तो अब सारा हायर एजुकेशन सिस्टम सिंगल रेगुलेटरी के अंदर काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो थी उनका स्टैंडर्ड में वेरिएशन आता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब इन सब का स्टेट, सेंटर और डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड एक जैसा बना दिया जाएगा। साथ ही ये फीस कैप भी निर्धारित होगा, मतलब कि मनचाहा ढंग से कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी फीस आपसे नहीं ले पाएगी। और ये फीस कैप स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी लागू होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, राहत की बात है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल एजुकेशंस होते हैं जो मनचाहा ढंग से मतलब फ़ीस लेते थे, अब उन पर भी मतलब अंकुश लग सकेगा इससे। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस और आर्ट्स के विषय में रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, रिसर्च पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। और साथ ही कई वर्चुअल लैब्स भी बनेगी। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, अब क्या करेंगे इस नए सिस्टम में, जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो अब भारत में अपना कैंपस खोल सकेगी। मतलब कि विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आ सकेगी, जिससे टॉप यूनिवर्सिटी से आप शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ये एक रास्ता खोला है भारत सरकार ने कि अब दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी अपने कैंपस भारत में लगा सकेगी। तो ये सब चेंजेस हुए हैं शिक्षा नीति में, शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो इसी के साथ मैं अशोक गौड़ आपसे विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार इसके बारे में। और धन्यवाद।